हेलो दोस्तों, आज देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक नया और बेहद संवेदनशील विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यूजीसी विनियम 2026 उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन। इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। तो कुछ का कहना है कि यह सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय है। जनरल बनाम ओबीसी का मुद्दा खड़ा हो गया है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा वर्ग सही है और कौन गलत। असली सवाल ये है, क्या शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को जाति के आधार पर बांटना है या उन्हें समानता, सम्मान और न्याय सिखाना? इस वीडियो में न कोई भड़काऊ भाषा होगी, न कोई राजनीतिक एजेंडा, यूजीसी के नियम और जमीनी सच्चाई होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बात अधूरी दिखाई जा रही है, उसकी पूरी और सच्ची तस्वीर आज इसी वीडियो में सामने आने वाली। आज हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के जिन नए नियमों को देख रहे हैं, उनके बारे में एक बात तो साफ है, ये सलाह और सुझावों के दौर का अंत है। बिल्कुल, ये एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां नियमों के साथ साथ सजा भी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कागज पर लिखे इन सख्त नियमों का मतलब जमीन पर क्या होगा। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। इस पूरे बदलाव में जो सबसे बुनियादी बात है वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है एक शब्द का बदलना, सलाहकारी से प्रवर्तनीय, एडवाइजरी से एनफोर्सेबल। बिल्कुल, पहले के जो दिशा निर्देश थे वो एक तरह से सुझाव की तरह थे, मतलब संस्थान चाहे तो माने या ना माने। हाँ, इन नियमों का आधिकारिक नाम समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 है। मकसद तो साफ है, जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना। लेकिन हमारे स्रोत ये बताते हैं कि भेदभाव की परिभाषा को ही बहुत बदल दिया गया है, उसे बहुत व्यापक बना दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब भेदभाव को ना बहुत संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसमें कई परतें जोड़ी गई हैं। अच्छा। हाँ, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी ही नहीं है। तो फिर पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। ओबीसी को शामिल करना तो वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये है कि अब ये माना जा रहा है कि भेदभाव का अनुभव सिर्फ एससी एसटी समुदायों तक ही सीमित नहीं है। ये सुरक्षा के दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और एक बड़ी छात्राबादी को इन नियमों के तहत लाता है। बिल्कुल, और इसके अलावा भेदभाव के आधारों की सूची भी बहुत लंबी कर दी गई है। ये सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। तो इसमें और क्या क्या शामिल है? इसमें धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, संस्कृति और विकलांगता भी शामिल है। यानी किसी भी आधार पर किसी छात्र को अलग थलग महसूस नहीं कराया जा सकता। जी, लेकिन जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये है कि नियम कहता है कि भेदभाव प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। अप्रत्यक्ष भेदभाव, ये थोड़ा समझने में मुश्किल है। कोई उदाहरण दे सकती हैं कि ये असल में कैसा दिखता है? जरूर। प्रत्यक्ष भेदभाव तो साफ होता है, जैसे किसी छात्र को उसकी जाति के कारण किसी हॉस्टल विंग में कमरा न देना। हाँ, ये तो सीधा सीधा है। पर अप्रत्यक्ष भेदभाव ज्यादा सूक्ष्म होता है। मान लीजिए कोई कॉलेज एक नियम बनाता है कि एक प्रतिष्ठित इंटर्नशिप के लिए सिर्फ वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनके माता पिता किसी खास प्रोफेशन में हो या जिनकी पारिवारिक आय एक निश्चित स्तर से ऊपर हो। सतह पर तो ये नियम जातिगत नहीं लगता। बिल्कुल, सतह पर यह नियम सबके लिए एक जैसा है, लेकिन इसका असल असर ये होगा कि ऐतिहासिक रूप से जो वंचित समुदाय हैं, उनके ज्यादातर छात्र अपने आप उस इंटर्नशिप की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, तो भले ही नियम का इरादा भेदभाव करना ना हो, उसका परिणाम भेदभावपूर्ण है। आपने सही समझा। इन नए नियमों के तहत इसे भी भेदभाव माना जाएगा। मूल सिद्धांत ये है कि कोई भी नीति या व्यवहार जो शिक्षा में समानता के अवसर को बाधित करे या किसी की मानवीय गरिमा का उल्लंघन करे, वो भेदभाव है। ठीक है, तो परिभाषा तो एकदम साफ और बहुत मजबूत कर दी गई है, लेकिन असली चुनौती तो इसे लागू करने में आती है। एक बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर इस सिस्टम को चलाएगा कौन? क्योंकि समितियां और सेल तो पहले भी होते थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसी चुनौती से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है। अब हर उच्च शिक्षण संस्थान यानी HEI के लिए एक समान अवसर केंद्र या EOC स्थापित करना अनिवार्य होगा। EOC? हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। और ये सिर्फ एक नाम नहीं होगा, बल्कि ये उस संस्थान में समानता सुनिश्चित करने की मुख्य नोडल एजेंसी होगी। लेकिन पहले भी तो SC/ST सेल हुआ करते थे, तो ये EOC उन पुराने सेलों से अलग कैसे है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे सिर्फ कागजी कार्रवाई बनने से रोकेगा? बहुत अच्छा सवाल है।
फर्क इनके काम करने के तरीके में है। पुराने SC/ST सेल्स ज्यादातर प्रतिक्रियाशील थे, रिएक्टिव थे। मतलब शिकायत आने पर काम करते थे। बिल्कुल। लेकिन EOC को सक्रिय यानी प्रोएक्टिव भूमिका निभानी होगी। इसके 3 मुख्य काम हैं। पहला, समानता और सामाजिक समावेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। यानी कैंपस में वर्कशॉप, सेमिनार, इस तरह की चीजें करना। जी, ताकि माहौल ही समावेशी बने, समस्या होने का इंतजार नहीं करना। ठीक है। दूसरा, सभी छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना, चाहे वो लाइब्रेरी हो, लैब हो, हॉस्टल हो या स्कॉलरशिप। EOC को ये सब देखना होगा। हाँ, और तीसरा जो पारंपरिक काम है, भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का निष्पक्ष और समय पर समाधान करना। ठीक है, तो EOC एक नोडल एजेंसी है, लेकिन हमारे स्रोतों में एक समता समिति या इक्विटी कमेटी का भी जिक्र है। ये क्या है? ये EOC के तहत ही काम करेगी, लेकिन आप इसे इस पूरे सिस्टम का दिल या दिमाग कह सकते हैं। अच्छा। हर संस्थान को यह समिति बनानी होगी और इसके अध्यक्ष संस्थान के प्रमुख होंगे, यानी वाइस चांसलर या डायरेक्टर। तो जिम्मेदारी सीधे शीर्ष नेतृत्व पर डाल दी गई है। एकदम, ये सबसे पहली और बड़ी जवाबदेही तय करता है। और इसकी संरचना के बारे में भी कुछ खास बताया गया है ना? हाँ, और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी संरचना में ही समावेश की गारंटी है। समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है, और साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। मतलब जिन समुदायों के हितों की रक्षा के लिए ये नियम बने हैं, उनकी आवाज अब सीधे निर्णय लेने वाली मेज पर होगी। एकदम सही, ये एक भागीदारी वाला मॉडल है। अब फैसले बंद कमरों में कुछ लोगों द्वारा नहीं लिए जाएंगे, बल्कि उन लोगों की मौजूदगी में लिए जाएंगे जो जमीनी हकीकत को समझते हैं। जी, यही चीज इसे पिछले मॉडल से अलग और ज्यादा प्रभावी बनाती है। समिति और केंद्र तो बन गए, पर अक्सर जवाबदेही तय करना ही सबसे मुश्किल होता है। क्या इन नियमों में कुछ ऐसा है जो संस्थान के प्रमुख को बहाना बनाने से रोकता है? बिल्कुल, और यहीं पर ये नियम सबसे ज्यादा सख्त होते हैं। जवाबदेही की एक बहुत स्पष्ट और कड़ी श्रृंखला बनाई गई है। कैसे? EOC हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख को देगा। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, डायरेक्ट लायबिलिटी। डायरेक्ट लायबिलिटी, सीधी उत्तरदायित्व। इसका मतलब है कि अब सारा दारोमदार वाइस चांसलर पर है। आप बिल्कुल सही समझे। वो ये नहीं कह सकते कि ये किसी और विभाग की गलती थी। नहीं, अगर उनके संस्थान में नियमों का पालन नहीं होता है तो वो सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्हें UGC को एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होगी। तो जिम्मेदारी टालने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। और अगर कोई संस्थान इन सब के बावजूद नियमों का पालन नहीं करता है तो क्या सिर्फ एक और नोटिस भेजा जाएगा? नहीं, अब बात नोटिस से बहुत आगे बढ़ गई है। बहुत आगे। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन करने में नाकाम रहता है तो उसके लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। हाँ, और ये दंड सीधे संस्थान के अस्तित्व पर असर डाल सकते हैं। हाँ, स्रोतों में 3 मुख्य दंड बताए गए हैं। क्या है वो? पहला, UGC से मिलने वाले सभी तरह के अनुदान यानी ग्रांट्स और फंड रोके जा सकते हैं। ये तो किसी भी सरकारी संस्थान के लिए बहुत बड़ा वित्तीय झटका होगा। बहुत बड़ा। ये उनके रोजमर्रा के कामकाज को भी प्रभावित कर सकता है। ये तो वाकई बहुत कड़ा है। और बाकी 2 दंड क्या है? दूसरा दंड संस्थान के विस्तार पर चोट करता है। संस्थान को कोई भी नया डिग्री, डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब अकादमिक विकास पर सीधी रोक। जी, और तीसरा जो सबसे कठोर कदम है वो है संस्थान की UGC से मान्यता ही समाप्त कर देना। मान्यता समाप्त करना, ये तो किसी शिक्षण संस्थान के लिए एक तरह से अस्तित्व खत्म होने जैसा है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि उनकी डिग्री की कोई कीमत नहीं रहेगी। ये एक तरह का न्यूक्लियर ऑप्शन है। और निगरानी का कोई और स्तर भी है? हाँ, एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति भी होगी जिसमें नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो ये पूरे देश में नियमों के लागू होने पर नजर रखेगी? जी, और साल में कम से कम 2 बार बैठक करेगी। किसी भी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर देना, ये तो बहुत ही कठोर कदम है। जाहिर है, UGC ऐसा तभी करेगा जब समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो। छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, ये इन समुदायों के लगभग हर छात्र की कहानी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी और व्यापक है। ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों या कुछ घटनाओं की बात नहीं है। ये एक प्रणालीगत समस्या है, एक सिस्टेमिक इशू। और ये भेदभाव छात्रों पर बहुत गहरा असर डालता होगा। हाँ, और ये असर बहुआयामी होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इनके पीछे छात्रों के असल अनुभव हैं। किस तरह का असर होता है उन पर? स्रोत इसे 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक बहिष्कार। मनोवैज्ञानिक बहिष्कार। उसे लगातार ये महसूस कराया जाता है कि वो मेरिट से नहीं आया है।
इससे तो उनमें गंभीर चिंता और आत्मसम्मान में कमी आती होगी। बहुत ज्यादा। एक तरह का अदृश्य मानसिक दबाव जो उनकी पढ़ाई पर लगातार असर डालता रहता है। और जब ये दबाव बढ़ता है तो वो घेटोकरण, गेटोइजेशन का रूप ले लेता है। ये शब्द 2007 की थॉरट समिति की रिपोर्ट में भी था। इसका मतलब है कि कैंपस के अंदर ही छात्रों के अदृश्य समूह बन जाते हैं। छात्रावासों में, मेस में, यहाँ तक कि क्लासरूम में भी छात्र अपनी जाति के आधार पर अलग थलग पड़ जाते हैं। और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता होगा। यहीं पर तीसरा और सबसे विनाशकारी प्रभाव सामने आता है, जो है शैक्षणिक प्रभाव। जब कोई छात्र लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक अलगाव झेल रहा हो तो उसका ध्यान पढ़ाई पर कैसे लगेगा? इससे ड्रॉप आउट दर बढ़ती है, उनकी ग्रेड्स गिरते हैं और वो अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन ही नहीं कर पाते। तो ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है, सामाजिक बहिष्कार से शैक्षणिक विफलता तक का सफर। ये समझना भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि पहले कोई सुरक्षा उपाय नहीं थे। संविधान में अनुच्छेद 15 और 46 हैं, SC/ST एक्ट भी है। तो फिर ये नियम क्यों? क्योंकि जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, पहले के SC/ST सेल अक्सर लीगल टीथ यानी कानूनी शक्ति के बिना थे। मतलब कागजी या शक्ति? हाँ, उनकी सिफारिशें मानने के लिए संस्थान बाध्य नहीं थे। ये नए नियम उसी कमी को पूरा करते हैं और उन्हें वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं। तो ठीक है, नियम बना दिए गए, सजा तय कर दी गई। ये एक मजबूत स्टिक यानी डंडा तो है, लेकिन क्या स्रोत सिर्फ यहीं रुक जाते हैं? क्या सिर्फ कानून और डर से मानसिकता बदल सकती है? संस्थागत जातिवाद को खत्म करने के लिए कुछ और भी सुझाव दिए गए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अच्छी बात यह है कि स्रोत इससे आगे जाते हैं। वे समझते हैं कि सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई काफी नहीं है। तो एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए क्या सुझाव है? एक सुझाव है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NSCC द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का वार्षिक शून्य भेदभाव सोशल ऑडिट किया जाए। सोशल ऑडिट? ये एक दिलचस्प विचार है। मतलब बाहर से कोई आकर जांचेगा कि जमीन पर माहौल कैसा है? जी, सिर्फ कागज पर नहीं। इसके अलावा शिक्षा के स्तर पर भी कुछ बहुत प्रगतिशील सुझाव हैं। जैसे पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम को उपनिवेशवाद से मुक्त करने, डीकोलोनाइज करने और उसमें दलित इतिहास, साहित्य और विचारकों को उचित स्थान देने की बात कही गई है। ये तो ज्ञान के स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश है। छात्रों के लिए कोई सुझाव है? हाँ, नए छात्रों के लिए मेंटरशिप सर्कल बनाने का सुझाव है ताकि सीनियर छात्र उनकी मदद कर सकें। लेकिन एक बहुत जरूरी सुझाव फैकल्टी के लिए है। अच्छा, उनके लिए क्या है? उनके लिए अनिवार्य अनलर्निंग कास्ट कार्यशालाएं आयोजित करने की बात कही गई है। अनलर्निंग कास्ट शालाएं, ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प लेकिन मुश्किल भी लग रहा है। एक प्रोफेसर को इसमें क्या अनलर्न यानी भुलाना सिखाया जाएगा? इसका मकसद है फैकल्टी को उन सूक्ष्म उत्पीड़न यानी माइक्रो एग्रेशंस को पहचानने में मदद करना जो वे शायद अनजाने में कर जाते हैं। अच्छा, जैसे कोई टिप्पणी या मजाक? हाँ, कोई ऐसी बात जो सतह पर सामान्य लगती है लेकिन किसी खास समुदाय के छात्र के लिए अपमानजनक हो सकती है, जैसे किसी छात्र की अंग्रेजी का मजाक उड़ाना या ये मान लेना कि वो किसी खास विषय में कमजोरी होगा। बिल्कुल। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य इसी छिपे हुए पूर्वाग्रह के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाना है। और अंत में खाली पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का भी सुझाव है। जी बिल्कुल, ताकि प्रतिनिधित्व सिर्फ छात्रों में ही नहीं बल्कि शिक्षकों में भी बढ़े। जब छात्र अपने जैसे पृष्ठभूमि के शिक्षकों को देखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कुछ नए नियम नहीं हैं, ये सलाह देने की संस्कृति से हटकर सख्त प्रवर्तन और सीधी जवाबदेही की ओर एक बहुत बड़ा और शायद जरूरी कदम है। ये शिक्षा के अधिकार से समान शिक्षा के अधिकार की ओर एक महत्वपूर्ण यात्रा है। बिल्कुल, ये नियम एक बहुत मजबूत कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं। ये एक तरह से सिस्टम को ठीक करने की कोशिश है, लेकिन इनकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संस्थाएं इन्हें किस प्रतिबद्धता के साथ लागू करती हैं। और परिसरों में सिर्फ नियमों के डर से नहीं बल्कि समानता की एक वास्तविक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कितने इच्छुक हैं। हाँ, यही असली चुनौती होगी। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोतों ने संस्थागत बदलाव के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, नियम, समितियां, दंड और सांस्कृतिक बदलाव की पहल। लेकिन कागज पर नियमों को बदलने के अलावा किसी परिसर के भीतर दिन प्रतिदिन के सामाजिक व्यवहार और लोगों के दिमाग में गहरी बैठी हुई धारणाओं को बदलने में सबसे बड़ी अनपेक्षित चुनौती क्या हो सकती है?